students, welcome to Amri Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. Students, हम हमारी सामाजिक शिक्षा के प्रथम खंड भूगोल के पहले अध्याय जिसका नाम है भारत एक परिचय पढ़ रहे हैं। आज हम इसका चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले के दो भागों में हमने भारत से परिचय किया, भारत के बारे में जाना और तीसरे भाग में हमने भारत की स्थिति, स्थानीय विस्तार, आकार, क्षेत्रफल और पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में पढ़ा और विस्तार से समझा। हम आज अपने इस पाठ का बाकी का सारा लेसन कवर कर रहे हैं, जो कि ई बुक के पेज नंबर 4 से शुरू होके 11 तक है। आइए हम अपना लेसन पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सेटअप। स्वतंत्रता से पूर्व भारत 562 राजवाड़ी रियासतों और 9 ब्रिटिश प्रांतों में विभक्त था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छोटी छोटी रियासतों को साथ वाले राज्यों में मिलाने के प्रयास किए गए। 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसने राज्यों की सीमाओं का भाषाई आधार पर लैंग्वेज बेसिस पुनर्गठन किया। इस प्रकार देश को 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। बाद में इनका विभाजन होने से कई और अन्य राज्य बन गए, जिनको नए नाम दिए गए और कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया। आज का पंजाब राज्य भी शाह कमीशन सिफारिशों के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को पंजाबी भाषाई राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इस समय भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। आगे दी गई सारणी और मानचित्र में राज्यों की राजधानियां दर्शाई गई हैं। आगे सारणी और भारत के मानचित्र में दिखाए गए हैं। बच्चों, आइए हम इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उससे पहले अंग्रेज़ों का भारत पर राज्य था और हमारा देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। सारे देश को राज्यों में बांटने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसने सारे देश के राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया। पहले तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, पर बाद में बढ़ के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पर पिछले साल इनकी गिनती फिर बदल गई है और अब हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको अगले 2 पेजेस पर भारत का नक्शा और भारत के सारे राज्यों के नाम, राजधानी, क्षेत्रफल, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दिया गया है, जिसको आपने अच्छी तरह से पढ़कर पूरे भारत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आइए हम अपना लेसन आगे पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि पेज नंबर 7 पर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या स्वरूप, पॉपुलेशन प्रोफाइल। जनसंख्या के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
यह विश्व के 2.2% क्षेत्र में संसार की कुल जनसंख्या का 16.7% भाग निवास करता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें 62.4 करोड़ पुरुष व 58.6 करोड़ स्त्रियां थी। इस तरह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षर व्यक्तियों की संख्या केवल 74.04% थी और लिंग अनुपात में 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 940 स्त्रियां थी। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष 2 करोड़ व्यक्ति प्रत्येक वर्ष बढ़ जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी अधिक है। इस समय 2011 की जनगणना में भारत की कुल आबादी 121 करोड़ 1,93,422 है। आइए बच्चों, अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। जनसंख्या स्वरूप को विस्तार से समझते हैं और जनसंख्या के हिसाब से भारत का दुनिया में दूसरा नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ 1,93,422 है, जिनमें से 62.4 करोड़ पुरुष हैं और 58.6 औरतें हैं। हमारा जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पढ़े लिखे लोग 74.04% थे। 1000 पुरुषों के पीछे केवल 940 औरतें हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारी जनसंख्या हर साल 2 करोड़ बढ़ जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी अधिक है। आइए बच्चों, हम अपना लेसन आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय विभिन्नता, रीजनल डाइवर्सिटी। भारत का क्षेत्रफल विशाल होने के कारण इसमें अनेक विभिन्नताएं व्याप्त है। इसलिए भारत को कई बार अनेकताओं का देश भी कहा जाता है। ये विभिन्नताएं मुख्य 4 तथ्यों के विद्यमान होने से पैदा होती हैं। इसमें पहला पॉइंट है विशाल क्षेत्र, एक्सटेंट। भारत की पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण प्रसार अधिक होने के कारण यहाँ पर अनेकताओं का होना स्वाभाविक ही है। क्षेत्रीय विशालता के कारण ही इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसके प्रत्येक क्षेत्र में प्राकृतिक एवं मानवीय तंत्रों में अंतर स्पष्ट नजर आता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धरातल, रिलीफ। भारत में एक तरफ जहाँ विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत मौजूद हैं, वहाँ दूसरी तरफ उत्तर में नवीन हिमालय पर्वत विद्यमान है। इसी प्रकार दक्षिण में कठोर एवं प्राचीन चट्टानों का बना हुआ प्रायद्वीपीय पठार है, तो दूसरी ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों में से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीनतम मिट्टियों से बने सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल एवं उपजाऊ मैदान मिलते हैं। आइए बच्चों, इन पॉइंट्स को हम समझते हैं। आपने भारत के नक्शे में देखा है कि भारत दूसरे काफ़ी देशों से बड़ा है। इतना बड़ा होने के कारण भारत में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक काफ़ी विशाल है। इसके पास काफ़ी इलाका है, इस वजह इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती हैं। दूसरा जो कारण है वह है धरातल। कहीं पर तो अरावली जैसे प्राचीन पर्वत हैं, कहीं पर हिमालय पर्वत जैसे नवीन पर्वत।
दक्षिण में पुरानी और कठोर चट्टानों द्वारा बना प्रायद्वीपीय पठार है। वहीं पर हिमालय पर्वत श्रेणियों की नदियों से बनी सेलाई मिट्टी से बने उपजाऊ मैदान हैं। हमारे भारत के जलवायु में तो बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है। कहीं तो कड़क सर्दी पड़ती है तो कहीं जान लेने वाली गर्मी। हमने इसी पाठ में जाना कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। इसी वजह से उत्तरी इलाकों में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में 40 डिग्री से तापमान कम रहता है। कहीं पर तो वर्षा बहुत ज़्यादा और कहीं बहुत कम होती है। आइए बच्चों, हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु। भारत के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, जिसके उत्तरी भागों में शीतोष्ण जलवायु मिलती है। इसके कई क्षेत्र समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण कई बार ये क्षेत्र महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव में आ जाते हैं। जबकि कर्क रेखा से दक्षिण में जो भाग है वह भूमध्य के पास होने के कारण भूमध्य रेखा के पास होने के कारण उष्ण प्रकार की जलवायु के प्रभाव में रहते हैं। तीनों ओर समुद्र होने के कारण तापमान 40 डिग्री से कम रहता है, जिस कारण से दक्षिणी पठार की जलवायु गर्म व मैरीटाइम प्रकार की होती है। पश्चिम से उत्तर पूर्व में ज़्यादा वर्षा होती है। यह मौसम राम को संसार की सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में गिना जाता है। वहीं भारत के सुदूर पश्चिम में थार मरुस्थल के शुष्क क्षेत्र भी मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रवास, माइग्रेशन। हजारों साल से भारत के अंदर भिन्न भिन्न कबीले, जातियां, धर्म, प्रचारक, सैनिक टुकड़ियां एवं राजनीतिज्ञ पड़ोसी एवं बाहर के देशों से अलग अलग रास्तों से प्रवेश करते रहे हैं व बसते रहे हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में मध्य एशिया से चीन की तरफ से आई मंगोल जाति, उत्तरी मैदानी हिमालय क्षेत्र में तिब्बती लोग, उत्तरी पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी एशिया से खैबर व बलान दर्रों के मुख्य रूप से आर्य एवं मुस्लिम जातियों के लोग, दक्षिण भारत के पठारी भागों में द्रविड़ जाति के कबीले और तमिलनाडु में श्रीलंका से आए तमिल जाति के लोगों के समूह मिलते हैं। भारत इन पॉइंट्स को समझते हैं। भारत पर हमेशा दूसरे देशों के हमलावर हमला करते रहे हैं। इसलिए भारत में मिलने वाली विभिन्नता का कारण ये भी है, समय समय पर अलग अलग जातियों के लोग जैसे मंगोल, तिब्बती, आर्य, मुस्लिम, द्रविड़, तमिल जाति लोग आकर बस गए। इसी वजह से भारत में सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है, जैसे भाषा, रहन सहन, पहरावा, खान पान, घरों की बनावट, लोकगीत, लोक नृत्य, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज आदि में भारत में 187 भाषाएं बोली जाती हैं, पर भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बच्चों आइए हम आगे अपना लेसन पढ़ते हैं। हमारा लेसन है आगे, नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति, कल्चर। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की जातियां एवं धार्मिक लोग मिलने के कारण लोगों की भाषा, रहन सहन, पहरावा, खान पान, घरों की बनावट, लोकगीत, लोक नृत्य, मेले, त्यौहार एवं रीति रिवाजात में स्पष्ट विभिन्नता मिलती है। देश में लगभग 187 भाषाएं बोली जाती हैं 187 भाषाएं पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 23 भाषाएं देश के 97% भाग में बोली जाती हैं। फिर भी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है। लोक नृत्य के पक्ष में देश में भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी का विकास उत्तरी पूर्वी भागों में हुआ है।
धर्म के पक्ष से महाराष्ट्र में जैनियों, हिमालय क्षेत्रों में बौद्धों, पंजाब में सिख, कश्मीर और तेलंगाना में मुस्लिम एवं उत्तर पूर्व में ईसाई धर्मों के अनुयायी लोग ज़्यादा मिलते हैं। खेतीबाड़ी की दृष्टि से जलोढ़ी मिट्टियों वाले विशाल मैदानों का उपजाऊपन, मशीनीकरण, सुचारू जलपूर्ति व्यवस्था एवं विकसित यातायात की स्थायी उपलब्धता ने खेती व्यवस्था को आधुनिक पैमाने पर पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ देश के शुष्क राजस्थानी, मध्यवर्ती विंध्याचल और मैकाल पर्वतीय प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार एवं उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में अब भी अस्थायी कृषि की जाती है। यहाँ पर विभिन्न भिन्न सभ्याचार व संस्कृति वाले आदिवासी लोगों के भिन्न भिन्न समूह मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनेकता में एकता। उपरोक्त तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत अनेकताओं का देश है। इसकी प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में विभिन्नताएं मिलती हैं, परंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद भी भारतीय समाज में एक विशिष्ट एवं स्पष्ट एकता मिलती है। मुख्य रूप से देश में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन होने के कारण ही एक रूपता की स्थिति पैदा होती है। देश में एकता प्रदान करने वाले तत्व इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें मानसूनी वर्षा। हमारे देश उष्ण मानसूनी जलवायु वाला कृषि प्रधान देश है, जिसमें ऋतुओं का क्रम लगभग एक जैसा ही मिलता है। देश की अधिकतर वर्षा गर्मी की ऋतु में होती है, इसलिए सारे देश की कृषि एवं अर्थव्यवस्था मानसून पवनों की आमद पर ही निर्भर करती है। ये पवनें एक तरफ तो विशाल मैदानों की खेती योग्य भूमि को पानी प्रदान करती हैं, दूसरी ओर पहाड़ी प्रदेशों में पानी के जमा भंडारों के उच्च स्तर से बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाकर शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजी रोटी प्रदान करने में मदद करती हैं। इसी कारण से सारे देश में लोग मानसून पवनों का बहुत उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। आइए बच्चों, इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। इस पॉइंट को विस्तार से समझते हुए देखते हैं कि क्या है। हमारे देश में इतनी विभिन्नता मिलती है, पर हमारा देश फिर भी एक है। हमारे देश में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता मिलती है। सबसे पहली जोड़ने वाली कड़ी है वर्षा। हमारे देश में अधिकतर वर्षा गर्मियों में होती है। हमारी खेती वर्षा पर ही निर्भर करती है। मैदानी इलाकों में वर्षा होने से खेती अच्छी होती है, तो पहाड़ी इलाके उस पानी से बिजली बनाकर ग्रामीण और शहरी लोगों की मदद करते हैं। इसलिए हमारे देश में वर्षा का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धर्म, संस्कृति, रिलीजन एंड कल्चर। धार्मिक स्थान, रिलीजियस प्लेसेस। हमारे देश में अनेक धर्म प्रचलित हैं तथा इनको मानने वाले श्रद्धालु भी देश के भिन्न भिन्न भागों में फैले हुए हैं। पर ये धार्मिक स्थान रूहानी शक्ति का केंद्र होने के कारण अलग अलग स्थानों में रहने वाले हजारों लोगों को भिन्न भिन्न समयों में एकजुट करके धार्मिक एकीकरण से एकता की भावना जागृत करने में सहायता करते हैं। देश के तिरुपति, जगन्नाथपुरी, काशी, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि तीर्थ स्थलों की पूजा अर्चना करने के लिए देश के कोने कोने से हिंदू भक्तगण आते हैं। इसी तरह अजमेर में ख्वाजा चिश्ती की दरगाह, दिल्ली की जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा आदि स्थानों में देश के मुस्लिम वर्ग को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में इबादत के लिए आते हैं। सिख धर्म को मानने वाले हरमंदिर साहब, पटना साहब, हेमकुंड साहब, हजूर साहब आदि स्थानों पर सारे देश से दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि
चाहे वह हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हों, पीरों फकीरों की दरगाहें हों या फिर सिखों के गुरुद्वारे हों। इन सब में हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि धर्मों के लोग मिलजुल कर पूजा करते हुए देखे जा सकते हैं, जो एकता की एक अमिट पहचान है। आइए बच्चों, अब इसको विस्तार से समझते हैं। हमारे देश में अनेकों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वह चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हों, वह अपने धर्मस्थल में, चाहे वो देश के किसी कोने में भी हो, माथा टेक सकते हैं, अपने भगवान को मान सकते हैं। उन्हें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। ये बात हमारे पूरे देश को बांध के रखती है। आप किसी को भी मान सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। यही हमारी पहचान है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक संत, रिलीजियस सेंट्स। धार्मिक स्थानों के अलावा धार्मिक गुरु, पीर, पैगंबर, सूफी संत आदि अपने रूहानी सत्संग एवं उपदेशों के द्वारा भाईचारे और सामूहिक एकता पैदा करके सांस्कृतिक एकीकरण को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। कबीर, गुरु नानक, तुकाराम, सूरदास, चिश्ती, रामानुज जैसे संतों ने देश के हर भाग में एकता व भक्ति भाव का संदेश देकर सांस्कृतिक एकीकरण की लहर को मजबूत किया। गुरु ग्रंथ साहब में अलग अलग क्षेत्रों के सूफी संतों की वाणी का समावेश कर गुरु अर्जन देव जी ने एक नई धार्मिक नीति को, एक धार्मिक धारा को स्थापित किया। आइए बच्चे, अब हम इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। हमारे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखने वालों का काम हमारे धार्मिक गुरुओं ने किया है। उन्होंने अपने उपदेशों द्वारा भाईचारे और एकता का संदेश देकर एकीकरण की लहर मजबूत किया। हम कई संतों का नाम ले सकते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी, कबीर जी, तुकाराम, सूरदास, चिश्ती, रामानुज। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक प्रचार प्रसार में भाषा का बहुमूल्य योगदान होता है। वैदिक काल में वेदों के मंत्रों का उच्चारण केवल संस्कृत भाषा के द्वारा ही किया जाता था। ये पूरे देश में बोली जाती थी। मध्यकाल में फारसी का बोलबाला हो गया, फिर उर्दू भाषा काफ़ी प्रचलित हो गई। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी लिंक भाषा है। इसलिए बच्चों को पहले लोकल भाषा, फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी और फिर इंग्लिश सिखाई जाती है। बच्चों आओ हम अपना लेसन नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाषा एवं लोक कला, लैंग्वेज एंड आर्ट। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक प्रचार प्रसार में भाषा का बहुमूल्य योगदान होता है। वैदिक काल में वेदों के मंत्रों का उच्चारण केवल संस्कृत भाषा के द्वारा ही किया जाता था। वेद एवं पुराणों का प्रभाव कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक और राजस्थान से लेकर मणिपुर तक मिलने का मुख्य कारण संस्कृत भाषा द्वारा किया गया प्रचार है। इसके अलावा आज की प्रादेशिक भाषाओं का मूल आधार भी संस्कृत ही है। मध्यकाल के दौरान भारत के विशाल क्षेत्रों में फारसी भाषा का बोलबाला था। फारसी एवं संस्कृत के सम्मिश्रण से ही भाषा उर्दू को दिल्ली के शासकों ने मान्यता देकर सारे देश में लागू कर दिया। आज भी इस भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्रदान किया और अंग्रेजी को लिंक भाषा माना गया। अब देश में त्रिभाषा समझौता लागू है। इनके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी राष्ट्रभाषा रहेगी, अंग्रेजी लिंक भाषा का काम करेगी तथा प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं के विकास और प्रचार को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को महत्व दिया जा रहा है। हालांकि अंग्रेजी देश के कुल 2% लोग ही अच्छी प्रकार जानते एवं समझते हैं। ऐसी स्थिति के चलते सबसे अधिक नुकसान एवं मुश्किल जनजातियों के लोगों को सहना पड़ता है, क्योंकि अनेक राज्यों में स्कूली शिक्षा उनकी मातृभाषाओं में नहीं होती है।
पहले उन्हें प्रादेशिक भाषा, फिर राष्ट्रभाषा हिंदी और फिर अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। इस कारण उन जनजातियों के लोगों को देश की मुख्य धारा में आने के लिए भाषा ज्ञान का लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। लोक गाथाओं की दृष्टि से मानसून के संबंध में भिन्न भिन्न स्थानों पर गाए जाने वाले लोकगीत भी एक ही तरह के हैं, जैसे पंजाब में तीयां, हरियाणा का सावन, भोजपुर की कजरी, ब्रज का मल्हार आदि। इनके अलावा ललित कलाओं में वीर रस वाली लोक कथाएँ, लोक नृत्य, संगीत और नाटकों के अलग अलग मेले, त्योहार, उत्सवों पर आयोजों एवं आपसी आदान प्रदान से देश में एक सूत्रता की धारा पैदा कर रहे हैं। भारतीय फिल्में समुच्चे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पड़ोसी राष्ट्रों में भी भारत की सुदृढ़ सभ्यता एवं संस्कृति का गहरा प्रभाव छोड़ रही हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यातायात एवं संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन साधनों के विकास ने देश में विभिन्न भागों को परस्पर जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेलों एवं सड़कों ने गांवों को शहरों से तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को विकसित केंद्रों से जोड़कर बाजारीय अर्थव्यवस्था के रास्ते में पड़ने वाली स्थानीय बाधाओं को दूर कर दिया है। इस तरह आर्थिक एवं सामाजिक संपर्क कायम होने के कारण लोग क्षेत्रीय प्रवृत्तियों की बजाय राष्ट्रीय धारा के साथ जुड़ रहे हैं। दूरदर्शन, अखबार तथा पत्र पत्रिकाओं के विकास से राष्ट्रीय सोच एवं राष्ट्रीय धारा का विकास हुआ है। आइए बच्चों इस पॉइंट को समझते हैं। यातायात के साधनों का विकास करके ही देश को तरक्की के राह पर लाया जा सकता है। यातायात के साधन ही देश के दूरस्थ हिस्से को देश से जोड़ते हैं और एक दूसरे के पास लाते हैं। यातायात के साधनों ने ही गांवों को शहरों से जोड़कर तरक्की के रास्ते खोले हैं। वह राष्ट्रीय धारा से जुड़ रहे हैं, दूरदर्शन, अखबार व पत्र पत्रिकाओं द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आइए बच्चों हम अब अपना नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रवास, माइग्रेशन। गांव से शहरों में आकर बस जाने के साथ भले ही शहरों के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर गंदी बस्तियां अस्तित्व में आई हैं, लेकिन विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के एक स्थान पर इकट्ठा रहने के कारण आपसी भाईचारे एवं एकता को मजबूती मिली है। उपरोक्त कारणों के अलावा केंद्रीय सरकार लोक सेवाओं एवं सुरक्षा सेवाओं में विभिन्न प्रांतों के लोगों को नियुक्त करती है, जिनकी सेवा के दौरान भिन्न भिन्न प्रांतों में भेजा जाता है, जिससे क्षेत्रीय एवं व्यक्तिगत संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत होती है। इसी प्रकार देश के अंदर एक संविधान, सुरक्षा बलों का एक मुखिया, एक मुद्रा और लोकतंत्र प्रणाली आदि ने भी देश के अंदर एकता की लहर को सुदृढ़ किया है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में अनेकताएं होते हुए भी एकता मिलती है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि दोनों का आपस में नज़दीकी संबंध है, जो एक दूसरे के सहारे राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करते हैं। राष्ट्रीय एकता एक धर्म विशेष या खास वर्ग या जाति नहीं है, बल्कि देश के अंदर फैले विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रित रूप है। आइए बच्चों इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। तरक्की के कारण गांवों के लोगों के शहरों में बसने के कारण चाहे कुछ मुश्किलें आ रही हैं, गंदगी बढ़ रही है, पर फिर भी इस तरह सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, जिस वजह से अनेकता में एकता बढ़ती है। सरकार एक जगह के लोगों को दूसरी जगह नौकरी देकर आपसी भाईचारे को और एक
एकता को मजबूत करने में अपना योगदान देती है। बच्चों, चाहे ये दोनों शब्द अनेकता में एकता एक दूसरे के विरोधी हैं, पर फिर भी इनका आपस में संबंध है। इससे राष्ट्रीय भावना की मजबूत होती है। और चाहे हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, चाहे जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, चाहे जिस भी लिंग, जाति या वर्ग से संबंध रखते हैं, फिर भी हमारा देश एक है। हमारा देश इतनी अनेकता होने के बावजूद भी, चाहे वो अनेकता चाहे जलवायु में हो, धरातल में हो, सांस्कृतिक विभिन्नता हो या कोई दूसरी विभिन्नता हो, पर हम सब फिर भी एक हैं। हमारा भारत देश एक है, हम एक हैं। हमारा भारत देश है तो हम हैं। बच्चों, इस लेसन को, जिसका नाम है भारत एक परिचय, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अब आपको इस लेसन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। थैंक यू बच्चों, इस ऑडियो को अच्छी तरह से सुनकर इस लेसन को अच्छी तरह से समझना। थैंक यू।